एंड थैंक यू सो मच रुपेश जी, हमें इस तरह से इंट्रोड्यूस करने के लिए। और आज हम लोग एक शानदार टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जिस पर हम लोग बहुत काम भी कर रहे हैं और आज के समय में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी है। दैट इज गट रीसेट। गट रीसेट ये हमारी पुरानी कहावत है। एंशियंट टाइम से ये कहा जाता था, आप लोगों ने सबने इसको सुना होगा, कि हमारी जो सैकड़ों बीमारियां हैं वो पेट से शुरू होती हैं। यदि हमारा पेट सही ना रहे तो हमें बीमारियों से कोई बचा नहीं सकता। अगर हमारे बॉडी में पेन है, अगर हमें शरीर में वायु का प्रकोप है, वो सारी चीजें हमारी जो है वो कहीं ना कहीं पेट से ही शुरू है। आपके सर में दर्द हो सकता है पेट ठीक ना होने से, आपको कमजोरी हो सकती है, आपके खाने का पाचन नहीं हो सकता है, आपको आलस से महसूस हो सकता है। ये सारी वो बातें हैं जो देशी बातें हैं, और हम सब जानते हैं कि ऐसा होता आया है। हमारा मन खुश नहीं रहता है। ये सारी चीजें, इनको अगर हम एक वैज्ञानिक तरीके से आज की तारीख में, जिसको हम एक शब्द में पिरोते हैं सारी चीजों को, तो उसको हम कहते हैं गट रीसेट। रीसेट मतलब कोई चीज एक अपसेट हो जाती है, उसको हम फिर से रीसेट करते हैं। अब बात ये होती है कि गट क्या होता है। बहुत सारे लोग, आप लोग जानते होंगे गट के बारे में, क्योंकि हम लोग काफी कुछ सीख रहे हैं, पर कुछ नए लोग हमारे बीच में हैं। तो मैं बताना जरूर चाहूंगी कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा पाचन तंत्र है, उसमें हम भोजन जब करते हैं तो अपनी ओरल कैविटी बोला जाता है, मुंह के द्वारा हम भोजन को लेते हैं। उसके बाद हम दांतों से भोजन को चबाते हैं, जबान से भोजन को उलटते पलटते हैं, और हमारे ओरल कैविटी में, हमारे मुंह के अंदर बहुत सारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि सलाइवा निकालती हैं, और वहां से भोजन को ल्यूब्रिकेशन मिलता है। और थोड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो हमारी ओरल कैविटी, हाँ, ओरल कैविटी मतलब हमारा मुंह, जिसमें हम दांतों से खाने को चबा रहे हैं, जबान से पलट रहे हैं, उसमें सलाइवा मिल रहा है। इन सब चीजों में जो होता है वो ओरल कैविटी में होता है। तो वहां पर जो है हम भोजन का शुरुआत कर देते हैं पाचन की। हालांकि थोड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मुंह में पचता है। और एक चीज ये भी आपने जरूर सुना होगा कि खाने को, हमारे 32 दांत होते हैं, तो खाने को 32 बार चबा करके खाइए। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि अगर आप ऐसी सोच के साथ भोजन करेंगे तो आप बहुत बहुत देर तक खाने को अपनी ओरल कैविटी में रखेंगे और उसको चबाएंगे, और उससे क्या होगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सलाइवा मिलेगा। जब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, हिंदी में उसको लार बोलेंगे हम सलाइवा को, और जब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सलाइवा होगा तो भोजन का पाचन ओरल कैविटी से शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमारा खाना आता है गले के पास। अब आप गले में देखेंगे तो दो ट्यूब्स होती हैं। आगे की तरफ होती है हमारी फेफड़े को जोड़ने वाली ट्यूब, जहां से हम सांस लेते हैं, और पीछे की तरफ होती है हमारी आहार नाल, जिसको हम अंग्रेजी में इसोफेगस बोलते हैं। तो और उन दोनों के बीच में कभी कभी आप देखते होंगे कि हमको खांसी आ गई खाने के बीच में, कहते हैं ना खाने के बीच में बात नहीं करना। क्यों? जब हम बात करेंगे तो हमारे भोजन में एयर चली जा सकती है, और फिर क्या होता है, जो हमारी सांस की नली है उसमें भोजन के कुछ कण जा सकते हैं, और इससे हमको खांसी आने लग जाती है ना, कहते हैं, अगर हम लोकल भाषा में इसको बात करें तो सरक गया। ठीक है? तो इसलिए उन दोनों को, ये दोनों बिल्कुल बराबर है ना, आगे पीछे ऐसे होती है। आगे होती है आपकी सांस की नली, और पीछे होती है आपकी भोजन की नली। इनके ऊपर एक पर्दा होता है, एक ढक्कन के द्वारा ये बंद होता है, और जब आपको भोजन करना होता है तो ये खुलेगा, आपका भोजन अंदर चला जाएगा,
और फिर सांस लेने के वक्त ये ऐसे खुल जाएगा। तो एपिग्लॉटिस बोलते हैं। एपिग्लॉटिस एक तरह का एक ढक्कन है, एक पर्दा है, जो हमको भोजन की नली और सांस की नली को अलग करता है। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन करते वक्त बात नहीं करना है, क्योंकि आप सांस लेंगे और बात करेंगे और आपका भोजन आहार उसमें सांस की नली में फंस जाएगा। तो ये हमें दूसरी सावधानी रखनी है। यहाँ पर हम गट और गट से रिलेटेड जो जो छोटी छोटी सावधानियां हैं, जिनको हम दिन प्रतिदिन के जीवन में लाते हैं प्रयोग में, और जो हमें एंशियंट टाइम से कही गई है, पुराने समय से हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं, ये उन्हीं का मैं आपको वैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत कर रही हूँ। ठीक है, तो अब हमारा इस प्रकार से भोजन जो है ईसोफेगस में चला गया। जब ईसोफेगस में भोजन चला गया, ईसोफेगस से तुरंत भोजन उतर करके और स्टमक में आ जाता है। स्टमक जो है ये एक थैलेनुमा संरचना होती है, एक झोला होता है, जिसमें भोजन हमारा लगभग 4 घंटे तक रुकता है। अगर हम अपने भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां और कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो ये लगभग 4 घंटे तक हरी सब्जियां, कोई भी, नॉट ओनली पत्तेदार सब्जियां, कोई भी हरी सब्जियां, फल, कार्बोहाइड्रेट ये खाते हैं, तो हमारा 4 घंटे तक भोजन स्टमक में लगभग रहता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। और अगर हम कोई फैट खाएं, ज्यादा हैवी भोजन खाएं, स्पाइसेस और फैट्स मिला करके खाएं, तो वो लंबे समय तक। आप मेरी बात से ये सुन करके सहमत होंगे कि जिस दिन हम लोग पूड़ी पराठे ज्यादा खा लेते हैं, भारी भोजन कर लेते हैं, उस दिन हम जल्दी भूखे नहीं होते। जिस दिन हम सिर्फ मूंग की दाल की खिचड़ी खा लेते हैं, उस दिन 2 ही घंटे बाद लगता है कि अब भूख लग गई, अब कुछ खाना चाहिए। तो ये क्या होता है, हमारा स्टमक में हमारे एक एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, HCl सिक्रीट होता है, और वो भोजन को तोड़ने का काम करता है। वहां पे भोजन 4 घंटे तक रहता है, और उसके बाद भोजन उतर कर आता है, आगे बढ़ता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, छोटी आंत में आता है। यानी कि हमारा अगला गट का क्या हिस्सा है? सबसे पहले हमने आपको बताया ओरल कैविटी, उसके बाद हमने आपको बताया ईसोफेगस, उसके बाद हमने आपको बताया स्टमक, और उसके बाद हम आपको बता रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में भोजन आता है। जब छोटी आंत में भोजन आता है, तो वहां पर भोजन का असली पाचन शुरू होता है। अगर आप अपने दांतों से भोजन को बार बार 32 बार जो कहा गया है वो कुचलते हैं, कोई आपको गिनने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है, बाकी सबका अपना विचार है। 32 बार का सिर्फ यही कहने का मतलब है कि उसको भली भांति कुचल कर एक तरल द्रव्य के रूप में आप मुंह से ही बना लेते हैं, तो फिर हमारी आंतों को मेहनत नहीं करनी होती है। अगर हम बहुत तेजी तेजी खाना खाते हैं, बड़े बड़े टुकड़ों में निगल लेते हैं, तो हमारे अंदर के सिस्टम को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बावजूद उसके भी आपका भोजन पूरी तरह से पचता नहीं है, और जो अनपचा भोजन है वो आपके शरीर में वायु उत्पन्न करता है, और वो आपको आपके शरीर में पूरी तरह से लगता नहीं है, जो कहा जाता है खाना शरीर में ना लगना। यानी कि वो बिना पचा हुआ भोजन शरीर के बाहर आ जाता है और आपका खाया पिया बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए ये बात कही गई है कि हमको भली प्रकार से भोजन को चबा के खाना चाहिए। अब जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन आता है, वहां पर हमारे तमाम तरह के डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। वो डाइजेस्टिव जूसेस आपके प्रॉपर फंक्शन करें, अच्छी प्रकार से काम करें, उसी के लिए ये गट रीसेट शब्द का प्रयोग बार बार किया जाता है कि हमें ऐसा काम कर देना है कि जो मेरा सिस्टम, जो हमें प्रकृति से, जो हमें ईश्वर से या परमेश्वर से जो मिला है, वो हमारा काम करता रहे, हमें ज्यादा उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट ना डालना पड़े। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका भोजन आ गया, तो एक तरफ लिवर है आपका, जो आपको डाइजेस्टिव जूसेस को देता है, पेंक्रियाज है वो आपको देता है, आपका इंसुलिन सिक्रीशन जो है, ये बीटा सेल्स होती हैं पेंक्रियाज में, और वो इंसुलिन सिक्रीट करती हैं, जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। यानी कि बहुत बड़ी बायोकेमिस्ट्री यहाँ पर काम करना शुरू कर जाती है, और इसको जितनी देर तक बोला जाए वो कम है कि सारा का सारा काम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसलिए हमको अपने लिवर को, अपने पेंक्रियाज को, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है।
अब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, वैसे तो वो 6 से 7 मीटर के आसपास होती है, लेकिन जैसे कि आपको स्प्रिंग, गोल छल्ला स्प्रिंग का है, अगर वो 1 मीटर का गोल स्प्रिंग है ना, लंबी सी, और आप उसको स्ट्रेच करके पूरा एक तार बना दीजिए, तो कम से कम 6 to 7 या और 10 टाइम्स अकॉर्डिंग टू उसकी जो कॉइल है, उस हिसाब से वो एक्सपेंड कर जाती। तो प्रकृति ने ऐसा बनाया है हमारी छोटी आंतों को कि हम उसका एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है। बस आप इसको ऐसे मान के चलिए स्प्रिंग, हालांकि वो उसमें उसमें जो अंदर की दीवार होती है उसको विलाइज बोला जाता है, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे हमारे हाथों में उंगलियां हैं उसी तरह से हमारी पूरी आंतों में अंदर इस तरह से होता है। और क्या होता है, ये हर जगह पाचन होता है, हर जगह पाचन होता है। ऐसा क्यों नेचर ने बनाया है, जिससे कि हमारा सरफेस एरिया, अब देखिए मैं उंगली चला रही हूँ अपने हाथ से, कितना ज्यादा सरफेस एरिया है। तो यानी कि आपका पाचन ऐसे होता है। मैं इस भाषा में इसलिए बात कर रही हूँ कि ये हर व्यक्ति को बात समझ में आ जाए कि ये इसीलिए विलाइज होती है जिससे हमारा सरफेस एरिया एक्सटेंड कर जाए। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से पचा हुआ भोजन पाचक रस अवशोषित होकर के खून में जाकर के मिल जाता है। ब्लड में मिलने के बाद आपका ये चला जाता है कोशिकाओं में, एक एक कोशिका। जैसे कि आपके शहर में अलग अलग मोहल्ले हैं, लेकिन उस मोहल्ले में अलग अलग घर हैं और हर घर की रसोई अलग अलग है। उसी प्रकार से शरीर तो हमारा एक है, उसमें सिस्टम है, ऑर्गन है, फिर सिस्टम है, और सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, और उसके बाद एक एक कोशिका होती है। जो मनुष्य का शरीर है वो ट्रिलियन ऑफ सेल्स से बना हुआ है, और हमारी जो बचा हुआ भोजन है वो उन कोशिकाओं में चला जाता है और पाचन हो जाता है। एक चीज आपने सुनी होगी, लीकी गट। लीकी गट का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा भोजन भली प्रकार से पाचन में नहीं आता तो उसके साथ क्या होता है, कुछ ऐसे तत्व अंदर चले जाते हैं ब्लड में जिन्हें नहीं जाना चाहिए, और फिर वो तमाम तरह की हमारे पेट संबंधी समस्याओं को पैदा करते हैं। और जब पेट संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं तो उससे पूरा शरीर हमारा प्रभावित हो जाता है। अब जब ब्लड में जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से भोजन, और ब्लड से एक एक कोशिका में जाता है, और एक एक कोशिका जो होती है वो अपना खाना खुद बनाती है। हर कोशिका की अपनी रसोई होती है, और कोशिका के अंदर एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का पाचन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया मीन्स किचन का सेल की रसोई, सेल का किचन। और वहां पर हमारा भोजन पचता है, और भोजन फिर एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, और उस ऊर्जा से हमारा काम होता है। अब फिर से हम वापस आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका जो पेंक्रियाज होता है, वहां पे बीटा सेल्स होती हैं, और वो बीटा सेल्स इंसुलिन को बनाती हैं। जब हमारी इंसुलिन या तो सेंसिटिविटी उसकी कम हो जाती है, या तो उसकी मात्रा कम पैदा होने लगती है, तो क्या होता है, इंसुलिन क्या काम करती है, जैसे कि आपके घर में गैस खत्म हो गई, आपका दरवाजा बंद है और दरवाजे के बाहर गैस का सिलेंडर रखा हुआ है, किचन में खाना बनाने के लिए गैस नहीं है, वो दरवाजा ऐसा बंद हो गया है कि वो खुल ही नहीं रहा है, तो सिलेंडर अंदर नहीं आ पा रहा है, तो रसोई में गैस नहीं लग रही है और भोजन नहीं पक पा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। इंसुलिन एक चाबी का काम करती है, और वो क्या करती है, सेल के दरवाजे को खोलती है, और फिर तब शक्कर ग्लूकोज जो है, जो हमने छोटी आंत से हमारा पाचन हुआ रहता है, वो चला जाता है सेल में, और वहां पे उसका खाना बनता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। लेकिन अगर आपका इंसुलिन पर्याप्त नहीं है तो क्या होगा, सिलेंडर बाहर ही पड़ा रह जाएगा, यानी कि आपका शुगर जो है वो सेल के बाहर ही पड़ा रह जाएगा। सेल के बाहर से हमारा मतलब कहाँ है, ब्लड में रह जाएगा।
और शक्कर की मात्रा बढ़ जाएगी, खून में शक्कर की मात्रा। कोशिका भूखी है लेकिन खून में शक्कर एक्स्ट्रा है, और जब वो एक्स्ट्रा चीनी, जहां भी आप फर्श पे एक्स्ट्रा चीनी डाल देते हैं तो उसपे चींटियां लग जाएंगी, फिर बैक्टीरियाज आ जाएंगे, वही सब कुछ हमारे शरीर में होने लगता है, और फिर इसी को हम बोलते हैं आगे चल के मधुमेह। तो इसलिए मैंने आपको इन सब चीजों को एक में जोड़ दिया, जिससे कि आप जब भी किसी से बात करें या आप अपने परिवार में, आपको पता होना चाहिए कि हमारी एक गट एक ऐसी चीज है, अगर हम वहां पे थोड़ा सा इम्बैलेंस पैदा कर देते हैं तो क्या होता है, सब कुछ गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, आपका जो मैंने विलाइस पे बात करी आपकी, तो कभी कभी क्या होता है कि जितनी हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं उससे ज्यादा हमारी आंतों में बैक्टीरिया है। वो बैक्टीरिया का एक अपनी कॉलोनी है, उनका अपना फ्लोरा है। जैसे कि आप लॉन लगाते हैं, लॉन में आप थोड़ी घास लगाते हैं, अगर आपने लॉन खुद बनाई होगी तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों तक आप पानी डालते जाते हैं लेकिन बहुत दूर दूर तक आपको मिट्टी के पैचेस दिखते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि पूरा आपका लश ग्रीन लॉन बन के तैयार हो जाता है जब आप उसकी सेवा करते हैं। अगर हम बैक्टीरियल फ्लोरा की बात करें, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो क्या होता है कि हमारी आंतों में भी ऐसा ही होता है। जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, और कुछ होता है बैक्टीरिया का खाना, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। तो बैक्टीरिया होंगे तो बैक्टीरिया अपना काम करेंगे, लेकिन बैक्टीरिया जिएंगे कैसे, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उनको जीने के लिए उनका भोजन चाहिए, और फिर वो भोजन जो है इनका ये ग्रहण करते हैं, और फिर जैसे आपकी लॉन हरी हो जाती है वैसे पूरी आंतों पे अंदर बैक्टीरिया की कॉलोनी बन जाती है। जैसे आप दही में रात को थोड़ा सा जावन डाल करके, बिल्कुल थोड़ा सा लिक्विड दही में डाल कर देते हैं, और सुबह आप देखते हैं पूरा दही सेट हो गया, क्योंकि बैक्टीरिया ने मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लिकेशन करके उसने लैक्टोबैसिलस में पूरे दही के फॉर्म में उसको बना दिया। बिल्कुल यही सेम सिस्टम है। अगर आप दूध का जो टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाए, ठंडे दूध में आपने जावन लगा दिया, बहुत ज्यादा गर्म दूध में आपने जावन लगा दिया, तो जावन प्रॉपर नहीं था, जावन में दूसरे बैक्टीरिया थे, तो क्या होगा, आपका दही आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा। बिल्कुल यही स्टोरी हमारी आंतों में होती है। अब ये जो आंतों की बैक्टीरिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका ज्यादातर पाचन यहीं पर होता है, इसलिए हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर क्या होता है, कुछ बुरे बैक्टीरियाज भी होते हैं, कुछ अच्छे ज्यादातर अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं। ये बैक्टीरियाज हम अपने माता से लेकर के आते हैं, ये हमारे जेनेटिक्स के साथ में आते हैं, हमें पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। लेकिन समय के साथ साथ बहुत सारे इसके कारण हैं। हमारा भोजन इसका कारण है, हमारा वातावरण इसका कारण है, बहुत बार हमको मेडिकेशन लेना पड़ता है, कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी हो गई है ना, आप देखते होंगे आपको फीवर हो जाता है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक के साथ में आपको बी कॉम्प्लेक्स देता है, जिससे आपकी जो बैक्टीरियल कॉलोनी है वो डिस्टर्ब ना होने पाए। तो ऐसे में डिस्टर्बेंस हो जाता है, इसीलिए हमको टाइम टाइम पे अपने गट को रीसेट करना पड़ता है। अच्छे बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, अगर अच्छे बैक्टीरिया, इनकी 80-20 इनका रेशियो होता है। अगर अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा ज्यादा है तो वो बुरे बैक्टीरिया को खा के खत्म कर देते हैं, और अगर बुरे बैक्टीरिया ज्यादा हो गए तो अच्छे बैक्टीरिया को काम को नहीं होने देते हैं। इसलिए हमको इस रेशियो को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए बार बार हम लोग गट रीसेट पे बात कर रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, हमारा भोजन सादा होना चाहिए, उसमें हरी पत्तेदार सब्जियां होनी चाहिए। मैं गट रीसेट की जरूरी बातों के पहले क्लोज करना चाहूंगी इसके लिए कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां हमारा मैक्सिमम पाचन कंप्लीट हो जाता है, और वो जो पाचन के बाद बचा हुआ चीज होता है वो हमारी बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में लिक्विड फॉर्म में भोजन होता है, जिसका मैक्सिमम न्यूट्रिशन स्मॉल इंटेस्टाइन में निकाल लिया गया होता है। केवल जल का अवशोषण स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और फिर जो व्यर्थ पदार्थ है वो शरीर के बाहर हो जाता है।
मुंह से भोजन को ग्रहण करने से लेकर के व्यर्थ पदार्थ को शरीर से बाहर निकलने तक के जितने अंग प्रयोग में आते हैं, उन सबको एक साथ मिलाकर एक शब्द हम देते हैं, जिसका नाम होता है गट। अब ये गट रीसेट के लिए हम क्या करते हैं कि हमको अपने भोजन पर ध्यान देना होता है, अपनी सोच पर भी ध्यान देना होता है। क्योंकि आप जानते हैं, अगर हमने तनाव में भोजन कर लिया, अगर हमने हड़बड़ी में भोजन कर लिया, तो वो भोजन हमको सुकून नहीं देता, वो भोजन हमको इंडाइजेशन कॉज करता है, अपच हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है, शांतिपूर्ण ढंग से सादा और सात्विक भोजन ग्रहण करना है, जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, दूसरी हरी सब्जियां, थोड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है। हम सब लोग सीख रहे हैं हमारी न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए, हमारी प्लेट कैसी होनी चाहिए। तो हमारी सामान्यतः प्लेट जो है हमारी क्या होती है, आधा आपका होता है हरी हरी चीजें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, अदर वेजिटेबल, और 1/4 आपका होता है कार्बोहाइड्रेट, और 1/4 आपका होता है प्रोटीन। लेकिन जब आप गट रीसेट कर रहे होते हैं, तो आपको अपने प्रोटीन की मात्रा, अपने की मात्रा क्या कहते हैं, फैट की मात्रा, इसको कंट्रोल में रखना है। क्योंकि हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि जब हम मूंग दाल खिचड़ी खाते हैं तो हमारा भोजन जल्दी 2 घंटे में पच जाता है, और जब हम पूड़ी खाते हैं क्योंकि उसमें फैट होता है, तो हमारा भोजन 6 घंटे से भी ज्यादा ले सकता है, 6 घंटा कम से कम लगता है उसमें पचने में। तो इसलिए जिस समय आपका गट रीसेट का टाइम है, 10 डेज इसकी सामान्य टाइम है। आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको तकलीफ है ज्यादा पेट की, और नहीं तो आप 6-7 दिन में भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप स्वस्थ हैं तो। लेकिन बार बार करने से क्या होता है कि आपकी वो चीज मेंटेन रहती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, हरी सब्जियां ज्यादा लेनी है, थोड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेना है, कोई कैफीन नहीं लेना है। कॉफी में कैफीन होता है, चाय में टैनिन होता है, ये सारे तत्व होते हैं। आपके तंबाकू में निकोटीन होता है, ये सारे नुकसानदायक हैं। एल्कोहल नुकसानदायक है, क्योंकि इन चीजों का हमारी आंतों पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जब आप इस तरह से 10 दिन अपने भोजन को बचाते हैं, इसके साथ में आप 4 प्रोडक्ट आपको रिकमेंडेड हैं। क्यों रिकमेंडेड है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लॉन आपकी थोड़ी थोड़ी जगह पैचेस की घास है, उसको मुझे पूरा लश ग्रीन करना है। तो उसके लिए मुझे बालू भी चाहिए, उसके लिए मुझे खाद भी चाहिए, उसके लिए मुझे पानी भी चाहिए। तो जो खाद और पानी जो है, ये आपका, इसके लिए हमारे पास 4 शानदार प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट इसका प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक है। ये हमारे कैप्सूल्स हैं, जिनको हमको भोजन के साथ लेना है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें जीवित बैक्टीरिया और बैक्टीरिया का भोजन है। तो जब आप जो भी खाना खा रहे हैं, आपके गट में जो ऑलरेडी अच्छे बैक्टीरिया पड़े हुए हैं, जब आप प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक साथ में खाएंगे, तो वो बैक्टीरिया तेजी से मल्टीप्लाई होंगे, जैसे कि आपके दही में जामन लगता है। इसके अलावा एक हमारे पास फाइबर है शानदार, इन्यूलिन, ग्वारगम और माल्टोडेक्स्ट्रिन। ये 3 फाइबर का कॉम्बिनेशन है। ये वाटर सॉल्युबल फाइबर है। वाटर सॉल्युबल फाइबर पे जितनी देर तक बोला जाए वो कम होगा, लेकिन मैं इसे शॉर्ट में इतना सा बताऊंगी कि ये फाइबर आपकी आंतों में जाकर के स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें आपका एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल, आपके खराब बैक्टीरिया, वो सब फंस जाते हैं और फंस के शरीर के बाहर निकल जाते हैं। अब ये तो बात हो गई हमारी गट की। लेकिन अब अगर मान लीजिए आपका लिवर ठीक काम नहीं कर रहा है, आज की डेट में अगर आप 10 लोगों से बात करेंगे तो 7 लोगों का फैटी लिवर आ जाता है, इन्हीं खान पान की बुरी आदतों की वजह से। अगर हमारा लिवर ठीक काम नहीं कर रहा है, क्योंकि लिवर एक बहुत बड़ा अंग है, और जो सबसे बड़ी ग्रंथि है लगभग 1.5 किलो की, और वो बहुत सारे ढेरों उसके काम होते हैं। अगर वो सही फंक्शन नहीं कर रहा है, तो आपको गट रीसेट का कार्यक्रम प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर लिवर फंक्शन सही नहीं है, तो आपको मिल्क थिसिल, हमारे पास मिल्क थिसिल विद डैंडेलियन रूट्स, जिसमें आपका करक्यूमिन जैसे तत्व हैं, जिसमें आपके डैंडेलियन है, जो आपके लिवर की हेल्थ को, लिवर की सेल को रिजुविनेट करने में मदद करती है। इसके अलावा चौथा एक प्रोडक्ट है आंवले की, हरितिकी एंड विभीतिकी, जो हमारे एंशियंट टाइम से, ऋषि मुनि परंपरा के समय से ये हमारा त्रिफला
ये अपने कॉम्बिनेशन में न्यूट्रलाइज ने दिया है। तो ये क्या काम करता है, ये आपके पेट को साफ करता है। 3 प्रकार से आप त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी को भूख नहीं लगती, यदि किसी को अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, तो सुबह खाली पेट त्रिफला का सेवन करना है जल के साथ। यदि आपको भूख नहीं लगती, तो आपको भोजन करने से पहले त्रिफला का सेवन करना है। साधारण जल में भी आप ले सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का पेट साफ नहीं होता, तो वो डिनर के बाद गुनगुने पानी। यदि बच्चे, अक्सर लोग 1 टैबलेट आंवले की बताते हैं, पर जो मैंने देखा है वो अगर आप 2 टैबलेट आंवले की लेते हैं तो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव होता है, भोजन के बाद गुनगुने पानी से। तो इस प्रकार से आप अपनी पूरी गट को रीसेट कर लेते हैं। और साथ साथ में इसमें आपको गट ब्रेन एक्सेस, जो एक अपने आप में अलग सब्जेक्ट है, मेरा टाइम हो चुका है इसलिए मैं इसे खत्म करूंगी। लेकिन आपको शांतिपूर्ण ढंग से, आपको सात्विक तरीके से, आपको अच्छी सोच के साथ भोजन को ग्रहण करना है, जिससे कि वो आपको मानसिक सुकून भी दे और आपका पेट सही रहे, जिससे आप दिमागी तौर पे तंदुरुस्त रहें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एंड ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच रुपेश जी। बहुत ही शानदार मैम। और जैसा कि आपने इतने सरल भाषा में बताया, उतना सरल भाषा में यदि हम लोग को पढ़ाया गया होता तो आज सभी लोग डॉक्टर होते।